देखिए COP28 के आउटकम्स में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कल हमने बहुत विस्तार से ये कवर किया कि फॉसिल फ्यूल्स के पक्ष में क्या फैसला आया, भारत का स्टैंड क्या था, विश्व स्तर पर क्या स्टैंड है और डाटा क्या बताता है। हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी के पक्ष में क्या आउटकम निकल कर के आया, भारत का क्या स्टैंड है और डाटा क्या बताता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम COP28 के अगले आउटकम मीथेन एमिशन कट्स पर डिटेल में बात करेंगे। मीथेन एमिशन कट, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग में एक बड़ा फुटप्रिंट है आज दिन तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले कार्बन डाइऑक्साइड के ही द्वारा ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसमें कई और प्लेयर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एक प्लेयर है ठीक ठाक, उसका अभी तक स्तर ठीक ठाक है, लेकिन वो एक कंट्रीब्यूटर है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ये नाम आपको याद रखने हैं। तीन 300 गुना ज़्यादा कैपेसिटी है इसमें एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करने में, इसके नाइट्रस ऑक्साइड की। लेकिन अभी तक के ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन 7% के आसपास है, लेकिन कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। ओके, दूसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ मीथेन, और मीथेन यानी कि CH4। इसकी 80 टाइम्स कैपेसिटी ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने में। और अभी तक लगभग ग्रीन हाउस इफेक्ट इसकी वजह से 25% तक क्रिएट हुआ है। ओके, मतलब टोटल जितना हम ग्लोबल वार्मिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें इसकी भूमिका 25% तक है। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव एजेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। नॉन कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज में इसकी गिनती होती है, यानी कि नॉन कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, कार्बन तो इसमें भी है, नॉन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। ओके, तो मीथेन जल्दी डिसअपियर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। आप इन तीनों को क्रमवार तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे जल्दी जो डिसअपियर हो जाता है एटमॉस्फेयर में से वो नंबर 1 पे मीथेन है, जो कुछ डिकेड्स में ही, कुछ दशकों में ही डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ सेंचुरीज में ही डिसअपियर हो जाता है। थर्ड नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे हज़ारों वर्ष लग जाते हैं डिसअपियर होने में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी तरह से इसके एमिशन को ही हेवीली कट कर दें, क्योंकि जो हो चुका है अब उसे तो जाने में बहुत समय लगेगा। ओके, तो इसलिए आगे जो उत्सर्जन हो रहा है उसे रोका जाए। लेकिन मीथेन मैंने बताया कुछ ही दशकों में डिसअपियर हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम फर्दर इसको जाने से रोक दें पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, तो जो है वो फिर 10, 20, 30 सालों में ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। जो हमें सरप्लस मीथेन तंग कर रहा है वो डिसअपियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो हम बच सकते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत पहले से इस्तेमाल में आ रहा है। तो अभी तक जो ग्लोबल वार्मिंग है उस ग्लोबल वार्मिंग में बड़ी भूमिका 70% इसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसे जाने में भी हज़ारों साल लग जाएंगे। तो फर्दर इसका एमिशन होना रोकिए। लेकिन इसकी भूमिका मीथेन की 25% ही है, बट ये इफ़ेक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड के मामले 80 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर जितना समय कार्बन डाइऑक्साइड को मिल गया एटमॉस्फेयर में, तो उसने जिस स्तर की ग्लोबल वार्मिंग की है उतना समय कहीं अगर मीथेन को मिल गया ना, तो जितनी ग्लोबल वार्मिंग अब तक कार्बन डाइऑक्साइड ने की है मीथेन उससे 80 गुना ज़्यादा कर देगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये घातक ज़्यादा है। तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होना है, इससे बचना है, इसको जल्दी ही टैकल कर देना है। तो ये रीसेंट यू कैन से कि अभी रिसेंटली जो नेगेटिव एलिमेंट्स शुरू हुए हैं एटमॉस्फेयर की वार्मिंग में, ये उनमें काउंट हो रहा है। इसकी छाप बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, पर रीसेंट होने के बावजूद भी ये बहुत बड़े गुना पर बहुत बड़े टाइम्स में करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसलिए ज़्यादा वरी क्रिएट कर रहा है। पर एक पॉजिटिविटी है कि ये डिसअपियर जल्दी होता है, इसलिए इसके एमिशन कट्स पर अभी से फोकस किया जा रहा है। तो इसी का विचार यहाँ पर रखा गया। ओके,
तो यहाँ पे कहा गया मीथेन एमिशन कट्स के मामले में जो COP28 एग्रीमेंट दुबई का हुआ, क्या कहता है? अग्रीमेंट टॉक्स अबाउट एक्सेलरेटिंग एंड सब्सटेंशियली रिड्यूसिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ग्लोबली, इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर मीथेन एमिशंस बाय 2030। तो एग्रीमेंट ये कहता है कि हम एक्सेलरेट करें और सब्सटेंशियल मतलब हम तेज़ी लाएँ और सब्सटेंशियली रिड्यूस करें नॉन कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एमिशंस ग्लोबल लेवल पर, जैसे कि मीथेन एमिशंस 2030 तक हम ये करें। मीथेन इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रीन हाउस गैस अपार्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, अकाउंटिंग फॉर नियरली 25% ऑफ ऑल एमिशंस। ओके, जो जितने भी एमिशंस हैं उनमें से 25% इसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ 80 टाइम्स मोर पोटेंट दैन कार्बन डाइऑक्साइड इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ये ज़्यादा पोटेंसी रखती है, 80 टाइम्स ज़्यादा, 80% नहीं 80 टाइम्स ज़्यादा पोटेंसी है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने में। इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज आर एक्सट्रीमली अपोज्ड टू एनी मैंडेट टू कट मीथेन एमिशंस। तो इस दौरान ये विचार रखा गया कि मीथेन एमिशंस को कट करने के लिए 2030 तक हम कुछ मैंडेट्स लेकर के आएँ, मतलब कि कुछ तय मात्रा हम लेकर के आएँ, मैंडेटरी कंडीशंस बनाएं कि जिसकी पालना सबको करनी है। भारत और कई ऐसे मुल्क जो बड़े तौर पर खेतीबाड़ी निर्भर हैं, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता। सो इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज आर एक्सट्रीमली अपोज्ड टू एनी मैंडेट टू कट मीथेन एमिशंस। सवाल पैदा होता है वाई, भारत ने इसका अपोजिशन क्यों किया? वाई? बिकॉज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज हैपन्स टू बी एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। मीथेन एमिशन के जो मेजर सोर्सेज हैं वो एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक हैं। तो यानी कि मीथेन एमिशन के जो मैन मेड सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज में जो मेजर सोर्स है वो एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक है। आप ऐसा मान करके चलिए कि मीथेन एमिशंस में अगर मैं एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक की बात कर लूँ तो 35 से 40% अकेले यहीं से ही कंट्रीब्यूट हो रहा है। दे आर कंट्रीब्यूटिंग, द एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक दे आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, अकेले अगर हम लाइवस्टॉक को लेकर के चलें तो लाइवस्टॉक अकेले ही 35% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी समझ में आ जाएगा क्यों। और दूसरा है द पैडी कल्टीवेशन। तो लाइवस्टॉक एंड पैडी, एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली पैडी कल्टीवेशन, कई और तरह की भी खेतियों से मीथेन प्रोड्यूस होता है, पर पैडी ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है, यानी कि धान की खेती ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है। सो मेन टारगेट वर्ल्ड लेवल पर मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए एक पैडी पर है और दूसरा लाइव स्टॉक पर है। लाइव स्टॉक अगर बात करें तो पशुपालन, तो पशुपालन पर बड़ा ज़ोर है, बहुत ज़्यादा ज़ोर है इस पर, ये ज़्यादा बड़ा एमीटर है, कई गुना ज़्यादा पैडी से भी। और फिर पैडी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और ये दोनों एग्रीकल्चर में ही आते हैं। और भारत प्रीडोमिनेंटली खेती प्रधान देश है। ऐसे में अगर मीथेन एमिशन कट्स को लेकर के कोई भी मैंडेट आते, वो भारत और विश्व भर में जो मुल्क खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं उनमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बदलाव की बात करता, उसको ट्वीक करता। और वो बदलाव लाना बहुत ही कठिन है अभी के दौर में। किसान की आमदनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लागत मूल्य इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर का ऑलरेडी बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे में मीथेन एमिशन कट को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर में लाए गए कोई भी बदलाव बहुत ही सेंसिटिव होंगे, क्योंकि ये सेक्टर बहुत सेंसिटिव है। भारत की 68% पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक रूरल है, और ये रूरल पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंटली 85 to 90% एग्रीरियन है, वो एग्रीकल्चर करती है। और दूसरी तरफ हमारे देश के लगभग 58 to 60% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर हैवी एम्प्लॉयर है, एग्रीकल्चर मेजॉरिटी ऑफ द रूरल सोसाइटी की ऑक्यूपेशन का बेस है, और इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी रूरल ही है। तो ऐसे में किसी भी तरह का अगर बदलाव हम खेतीबाड़ी की प्रक्रियाओं में लाते हैं मीथेन के एमिशंस को कट करने के लिए, वो भारी बदलाव कहलाएगा, क्योंकि वो जो बुनियादी ढांचा है भारत का खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ, रोज़गार से जुड़ा हुआ, वो उसमें बदलाव लाने जैसा होगा। हो सकता है भारत अभी तैयार ना हो इस चीज़ से निपटने के लिए, समय लगता है, ये ग्रेजुअली होता है। इस कारण से भारत ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। ओके, भारत कोशिशें कर रहा है कि वो मीथेन के एमिशंस को कट करे, बट अभी उतनी सार्थक प्रयास नहीं है। भारत पर अलग अलग सर्वेज आकर के ये आरोप भी रहते हैं
कि जहां भारत ने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कट करने के लिए बहुत ही सब्सटेंशियल एफर्ट्स किए हैं और वो उसके रिजल्ट्स भी दिखे हैं, जहां भारत नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम्स को डेवलप करने में एक तरह से लीडिंग प्लेयर के तौर पे उभर रहा है डेवलपिंग एंड ट्रांजिशनल इकोनॉमीज़ में, वहीं दूसरी तरफ भारत हैविली कॉम्प्रोमाइज्ड है मीथेन एमिशंस को कट करने में। क्योंकि मीथेन असल में आती कहाँ से है, मीथेन एमिशंस कहाँ से आता है? तो मीथेन के लिए मेजर सोर्स मैंने बताया एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, मेनली इसे आप एग्रीकल्चर कहिए। दूसरा इसका सोर्स होता है द लैंडफिल साइट्स, जहाँ पर आप गार्बेज कूड़ा डंप करते हैं। और तीसरा आप यहाँ पर नेचुरल गैस से जब डील करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी तरफ जब आप कोई भी जैसे कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट है, उसमें से आप देखेंगे तो ऊपर गैस निकलती दिखती है आपको जलती हुई, तो वो मीथेन वहाँ से उत्सर्जन होता है, एमिशंस बढ़ते हैं उसके। तो इस वजह से आपसे कहा गया है कि ये सारी चीज़ों को आप रिड्यूस करेंगे। कुल मिलाकर के लैंडफिल्स में भारत कमज़ोर है। भारत की योजनाएं अभी उतनी सक्रिय नहीं है कि वो लैंडफिल्स को साइंटिफिकली प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ। तो लैंडफिल साइट्स हमारी अनमैनेज्ड हैं। आए दिन खबरें लगती रहती है अखबारों में कि भारत की लैंडफिल साइट्स बहुत हैविली मीथेन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से भारत के ऊपर नासा के सैटेलाइट्स के द्वारा कई बार पिक्चर्स ली गई हैं कि कई तरह के मीथेन क्लाउड्स पाए जाते हैं बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही डेंसली फील्ड एरिया होता है उन क्लाउड्स का। तो यही भारत को कहा जा रहा है। तो स्वच्छ भारत 2.0 जो अपनाया जाएगा, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का आह्वान ही इस बात पर है कि हम लैंडफिल साइट्स को ख़त्म करेंगे, सेटल करेंगे, क्लीन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें बेटर मैनेज करें ताकि वो मीथेन फ्री हो जाएं। सवाल ये आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर लैंडफिल साइट्स से मीथेन आ कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, इस प्रोसेस को समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लाइफ स्टॉक पर आते हैं। जब हम लाइफ स्टॉक की बात करेंगे तो आप इसमें मान करके चलिए, जैसे कि कैटल है, आप कैटल को मानिए, आप बफेलो को मानिए, आप बीफ को आप डियर को मानिए, एंटेलोप आ जाएंगे, डियर, एंटेलोप, शीप, गोट, कैटल, बफेलो, ये सब आ जाएंगे इसमें। इनके साथ एक खास प्रक्रिया होती है। इनका जो स्टमक होता है, इनका जो पेट होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन देयर स्टमक। इस वजह से हम इन्हें रूमिनेंट्स भी कहते हैं। दे आर रूमिनेंट्स, यानी कि दे आर ह्यूमन। ओके, दे आर रूमिनेंट्स, जिनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कैमल है, उसके 3 चैम्बर होते हैं, इसलिए उसको हम प्रॉपर रूमिनेंट ना कह के स्यूडो रूमिनेंट कह देते हैं, स्यूडो रूमिनेंट। लेकिन कैटल है, बफेलो है, डियर है, एंटेलोप है, शीप है, गोट है, ये तमाम तरह के ये जो बाइपोडल्स हैं, ये अपने स्टमक में 4 चैम्बर्स रखते हैं। क्यों रखते हैं ये, उसका रीज़न क्या है मेन? तो इनके स्टमक में 4 चैम्बर्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है वाई। देखिए, ज़्यादातर ये वेजिटेटिव मटेरियल ही खाते हैं, ये वेजिटेटिव मटेरियल ही खाते हैं। तो जैसे लीफ खा ली, ग्रासेस खा ली, आप इन्हें क्या डालते हैं, फॉडर जो भी डालते हैं, ये उसे खाते हैं। घास चरते रहते हैं, बकरियों को देख लीजिए आप, भेड़ों को देख लीजिए, कैटल, बफेलो, ये सब। आप डियर को देख लीजिए, वो इन्हीं सब चीज़ों को खाएगा। ये जो ग्रासेस ये खाते हैं, ये जो पत्ते ये खाते हैं, ये जो वेजिटेटिव मटेरियल ये खाते हैं, इनमें सेलुलोसिक कंटेंट, सेलुलोस कंटेंट हैवी होता है, हाई होता है। ओके, वो जो सेलुलोसिक कंटेंट होता है, आपने सीधे ग्रासेस खाई, सारा मटेरियल आपके अंदर गया, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू ब्रेक डाउन। देखिए, हम ह्यूमन भी जब फूड कंज्यूम करते हैं तो हम उन्हें कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल में ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हमारे मुंह में जब खाना जाता है तो हमारा सलाइवा, जो पानी निकलता है मुंह में, वो ये काम करता है। सलाइवा का काम है ब्रेक डाउन करना। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ से गले की नली से नीचे जाते जाते पेट तक वो कई स्टेप्स ऑफ ब्रेक डाउन गुजरता है। खाना इस तरह से शरीर में पचता है। ठीक है जी, इसे आप डाइजेस्टिव प्रोसेस कह लीजिए। जानवर कैसे मैनेज करते हैं, जो ख़ास तौर पर रूमिनेंट्स हैं, उनके पेट में जब वो मटेरियल जाता है तो उनका वो जो पहला एक चैम्बर था, सबसे बड़ा चैम्बर, जिसे कहते हैं द रूमन चैम्बर,
दैट चैम्बर इज़ अ रूमन चैम्बर। स्टमक के 4 चैम्बर्स में से ये चैम्बर सबसे बड़ा होता है, इसे रूमन चैम्बर कहते हैं। इसी से इनका नाम पड़ता है रूमिनेंट्स, क्योंकि दैट चैम्बर इज़ अ रूमन। जब ये वो फूड खाते हैं, मतलब घास खा ली इन्होंने, वहाँ चले गए, वहाँ पर कई तरह की लिविंग बॉडीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनके पेट में, उस रूमन चैम्बर में, जैसे कि फंगई है, जैसे कि प्रोटोजोआ है, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि आर्किया है। ये सब वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये क्या करेंगे, ये उस रूमन को ये जो उस सेलुलोसिक फूड है, हैविली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फूड, ये उसको इनिशियल स्टेजेस में ब्रेक डाउन करेंगे। इसलिए जानवर वो खाना रूमन में डाल लेते हैं, उस चैम्बर में डाल लेते हैं, और वहाँ पर ये लिविंग बॉडीज़ उसे ब्रेक डाउन करती हैं। और वो ब्रेक डाउन होने के बाद उस जानवर के जिस जानवर के पेट में रूमन है, उस जानवर को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और प्रोटीन देती है। ब्रेक डाउन के बाद ही वो एनर्जी, प्रोटीन, स्ट्रेंथ क्रिएट होती है और इस जानवर को ये सब मिलता है। अच्छा, बदले में ये जानवर इन लिविंग बॉडीज़ को भी बहुत सारी सर्विसेज देता है। जैसे सबसे पहले तो उन्हें सेफ़ एटमॉस्फेयर देता है रहने के लिए, द हाउस। तो वो जो रूमन है वो घर है इनका, आर्किया का, प्रोटोजोआ का, फंगी का, बैक्टीरिया का, इनका घर है वो रूमन। तो ये उन्हें एक सेफ़ सिक्योर प्लेस ऑफर करता है रहने के लिए, सेफ्टी। अच्छा, सेकंड चीज़, उन्हें भी तो एनर्जी मिली ना इस फूड को ब्रेक डाउन करते हुए। उन्होंने ब्रेक डाउन कैसे किया? ब्रेक डाउन कैसे होता है? आप जब खाना खाते हैं तो आप जब उस खाने को खाते हैं तो आप उसे ब्रेक डाउन करते हैं। आप ही की तरह एक ऐसा लिविंग बॉडी है जो शायद नंगी आंखों से नहीं दिखता है, बट है तो वो भी लिविंग बॉडी। रूमन में गया, जानवर के द्वारा स्वेलो किया गया वो फूड उन्होंने खाया, और खाने की वजह से उन्होंने उसे ब्रेक डाउन किया। इससे उनकी अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी हुई, मतलब अपनी सेल्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हुई। और इस ब्रेक डाउन प्रोसेस के दौरान उन्होंने ये भोजन उस जानवर के लायक बना दिया जिसके पेट में उन्होंने इसे तोड़ा। इससे उस जानवर को एनर्जी मिली, प्रोटीन मिला, स्ट्रेंथ मिली, ये सारी चीज़ें हुई। तो एक तरह से ये एक सिम्बायोटिक सा रिलेशनशिप है, मिल के रहते हैं दोनों। कैटल, बफेलो, डियर, शीप, गोट, ये याराना बना लेते हैं अपने रूमन के अंदर इन जीवों के साथ। कौन से जीव? जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। तो जब ये यहाँ पर पेट के अंदर ये सब ब्रेक डाउन होता है, तो पेट के अंदर ही कुछ ब्रेक डाउन के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, और फर्दर कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसकी वजह से मीथेन क्रिएट होगा। अब जब भी पेट के अंदर है तो इसको नाम देंगे गैस्ट्रो। तो इट इज़ गैस्ट्रोएंटेरिक, इट इज़ अ गैस्ट्रोएंटेरिक मीथेन। जानवरों के पेट के अंदर ये सारा एंटेरिक एक्टिविटी के तहत हो रहा है, इसे गैस्ट्रोएंटेरिक मीथेन कहते हैं। अब वो डकार मारेंगे या किसी भी और मैनर में ये गैस पास होगी, मीथेन बेअंत अमाउंट में रिलीज़ होगा। आई बात समझ में? तो रूमिनेंट्स के पेट के 4 चैम्बरों में से एक चैम्बर जो रूमन है, जिसमें ये सब जीव रहते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला जीव जो मीथेन क्रिएट कर रहा है, द आर्किया, वो कुछ इस तरह से इसे ब्रेक डाउन करते हैं और फिर कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि मीथेन क्रिएट हो जाती है। और वही मीथेन फिर जानवर बाहर निकालता है और वो एटमॉस्फेयर में आती है, और कहाँ जाएगी। तेज़ी से अर्बनाइजेशन बढ़ा है पिछले 200 वर्षों के दौरान। तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है। तो तेज़ी से शहरी जीवन बढ़ना और तेज़ी से जनसंख्या बढ़ना, इसकी वजह से हैवी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ा है। इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में आप एनिमल प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भर होने लगे हैं, जिसकी वजह से लाइव स्टॉक की तादाद यानी कि अमाउंट बहुत बढ़ चुकी है। ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो शीप है, गोट है, चाहे बफेलो है, चाहे कैटल्स हैं, अलग अलग तरह के, ये दे आर इन मैनी नंबर।
इसलिए ये कहा जाता है कि 2050 तक इन चीज़ों की मांग 60 से 70% और बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर आज हमने कोई और प्रबंध ना किया तो ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि इसी प्रोसेस के वाया इन रूमिनेंट्स के द्वारा बड़े स्तर पर मीथेन क्रिएट किया जाएगा। ओके, तो ऐसे में दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे प्रयास किए हैं, कई तरह की साइंटिफिक योजनाएं आई और कुछ टैक्सेस भी लगाए हैं किसानों पर कि वो नियमों की पालना करें। कौन से नियम? जैसे कि अगर आप अपने जानवर की नस्ल अच्छी कर लें, मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ कि क्या कर सकते हैं, हालांकि ये एक सेपरेट लेक्चर बनता है पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर हम अपने जानवर की नस्ल अच्छी कर लें कि वो एक अच्छा जानवर अपने फुल कैपेसिटी में आपको मिल्क दे, तो 3 जानवर की बजाय एक ही जानवर की ज़रूरत पड़ेगी। और 3 जानवर 10 लीटर दूध दे रहे थे, ये अकेला 30 लीटर दे रहा है, तो ऐसे में 3 र्यूमन की बजाय एक ही र्यूमन होगा। तो ऐसे में 3 मिलके डकार मारेंगे, ये अकेला मारेगा। तो कम मतलब उतनी भोजन पर ज़्यादा आउटपुट आ सकती है। नस्ल अच्छी करनी पड़ेगी, ये एक तरीका है। दूसरा, बहुत अव्वल दर्जे की जानवरों को फीड या खुराक देनी पड़ेगी, तो खुराक की क्वालिटी बहुत दी बेस्ट करनी पड़ेगी। इससे वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को रीच करेंगे कि जितनी उनकी मैक्सिमम बननी चाहिए ताकत शरीर की, दूध या मांस या कुछ देने की, वो दें। तो ज़्यादा जानवरों से हासिल करने की बजाय थोड़े से ही उतना मिल जाएगा। ये भी एक हम बढ़ती ज़रूरतों कैसे भी पूरा कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम पहले ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसको, फिर जानवर उसे खाए तो वो उतनी प्रक्रिया ना चले, बट इससे सिम्बायोटिक रिलेशन बिगड़ सकता है और ये जानवरों की नेचुरल फिनोमेना में इनहिबिशन होगा। इसलिए वैज्ञानिक इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं ये उतना ठीक नहीं, इससे जानवर की सेहत पे असर पड़ेगा। क्योंकि वो कोई लड़ झगड़ के तो रूमन में जाके बैठे नहीं चारों, वो तो भगवान ने ऐसा कुछ बनाया है कि तू पहले मुंह में लेना, रूमन में डाल देना, रूमन में जाएगा, वो चारों अपना खेल खेलेंगे, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आर्किया, वो अपना माल करेंगे तैयार, फिर तो इसे रूमन से बाहर निकालना और फिर मुंह चलाना, तेरे लायक बन चुका होगा ये। तो इसलिए जानवर सारा दिन मुंह चलाते रहते हैं। और हमें बचपन से सिखाया जाता था, हमारे पिताजी कहते थे इनके पेट में एक थैली होती है, ये पहले सारा खाना वहाँ ले जाते हैं और फिर सारा दिन वहाँ से निकाल के खाते रहते हैं। अब वो कोई इतने मतलब कि कूल तो है नहीं कि मतलब फन कर रहे हैं तुमको दिखाने के लिए कि ये स्वैग है, स्वैग से करेंगे तुम्हारा स्वागत, कि पहले खाना अंदर लेते हैं फिर धीरे धीरे हौले हौले निकाल के खाते हैं। सारा दिन मुंह चलाने का हमें शौक है, वो प्रक्रिया ही ऐसी है। खाना पहले अंदर जाता है, वो सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, फिर जानवर उसे खाता रहता है। दैट्स ऑल। लाइव स्टॉक के द्वारा तो कुछ इस तरह से गैस्ट्रोएंटेरिक मीथेन कंट्रीब्यूट हो रहा है बेअंत पैमाने पर इस पृथ्वी में। किसी भी तरह से भारत अगर मीथेन एमिशन को कट करने की शर्तें मानता है, एक मैंडेट मानता है अगर, तो फिर उसको इस लाइव स्टॉक सेक्टर के साथ वो ट्वीक करने पड़ने थे, जैसे नस्लें बेहतर करना, जैसे फीड क्वालिटी बेहतर करना और तमाम चीज़ें जो शायद अभी भारत उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार नहीं है, अभी भारतीय किसानी तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाती है पैडी। अब पैडी में हम कैसे पैडी करते हैं, हम धान कैसे लगाते हैं, हम चावल की खेती कैसे करते हैं। हमारा चावल की खेती करने का तरीका है, हम फील्ड को वेट रखते हैं, जिसको कहते हैं खड़ा पानी रखना। अब जब फील्ड वेट रहेगी तो असल में तो उसमें चावल का पौधा लगा है और उस फील्ड में पहले के रेजिडुअल भी हो सकते हैं, तो चावल के पौधे का ही जो रेजिडुअरी मटेरियल है उस पानी के अंदर, अब वो तो पानी के अंदर ही दब गया ना। ऐसे में पानी हो जाने की वजह से वो जो मिट्टी है उस पानी के नीचे जहाँ चावल के पौधे लगाए हैं उसमें तेज़ी से ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी और नया ऑक्सीजन उस मिट्टी को मिलेगा नहीं। तो कंडीशंस कैसी क्रिएट हो गई, अगर ऑक्सीजन होता तो कंडीशन होती एरोबिक, अब हो गई एनेरोबिक, गैर ऑक्सीजन कंडीशन, अब ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। तो इस एनेरोबिक कंडीशन में वो जो सड़ा गला माल है वहाँ पर अंदर जो रेजिडुअरी मटेरियल अंडर द वाटर, वो फर्दर कैसे गल रहा है और ख़राब कैसे हो रहा है, कौन करता है इन्हें, अदृश्य दिखने वाले बैक्टीरिया।
किसी भी चीज़ को सड़ाते गलाते कौन है भाई? फल रख देते हो आप, फ्रूट रख देते हो, फिर कहते हो नहीं नहीं केला गला हुआ है खाना नहीं, क्या वो किसी ने गलाया है? अगर देख लो ना माइक्रोस्कोप में तो ज़िंदगी हिल जाए कि उस एक डक्की केले के साथ अंदर क्या क्या चले जाना। तो इसलिए समझाते हैं भाई अब मत खा, बहुत ज़्यादा गल गया है ये, कोई फल है बहुत गल गया है ये, ठीक नहीं तेरे लिए। तो मतलब बैक्टीरिया, तो एनेरोबिक कंडीशंस में जब बैक्टीरिया उस रेजिडरी मटेरियल को ब्रेक डाउन या डिकम्पोज करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, मतलब वो तो उनका तो वो भोजन है ना। देखो कुछ भी है ना बेटा रिंकी, कुछ भी आप मुझे एक बात बताओ, आपके मोहल्ले में से कोई या हम में से कभी कोई जंगलों में झाड़ू लगाने गया? जंगल फिर भी टनाटन साफ है ना एकदम। मोहल्लों में रोज़ सुबह झाड़ू लगाना पड़ता है, जंगल में लगाना पड़ता है। आप लोग हिमाचल उत्तराखंड गए होगे, कहीं भी घुस जाते हो, गंद दिखता है कहीं? पगडंडियाँ सब एकदम चटाचट, किसने कर दी? फंगी, बैक्टीरिया, सारा माल खा जाते हैं। मतलब इतने जानवर मरते हैं, हफ्ते बाद कुछ नहीं मिलता, कहते सफाई कर दी पूरी। हाईवे पे कितने जानवर मरते हैं, किधर उड़ जाते हैं, कौन ले जाता है उन्हें? खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से वो जो पानी के नीचे सारा रेजिडरी मटेरियल, वेजिटेटिव मटेरियल बच रहा है, ऑक्सीजन है नहीं, एनारोबिक कंडीशन में ये एनारोबिक बैक्टीरिया उसे तोड़ेंगे, अपना खुराक बनाएंगे। तो ये बैक्टीरिया की तो हो गई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे आप जब कुछ खाते हो, सबसे पहले आप बड़े फल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हो, फिर छोटे छोटे मतलब बड़ी सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हो, उसके छिलके उतारते हो और छोटा करते हो, फिर उसे इतनी देर आग पर उबालते हो और तोड़ते हो, फिर उसके बाद उसे पूरा गला के पिघला के फिर मुंह में लेते हो, फिर दांतों से तोड़ते हो, चबाते हो। कितने स्टेप्स तो आप तोड़ते हो फिजिकल ब्रेकडाउन के, और फिर सलाइवा और बाकी अंदर होता है केमिकल ब्रेकडाउन। फिर वो चीज़ आपको मिलती है ना जो आपको चाहिए, ग्लूकोज, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, रफेज ऐसे ही नहीं हासिल हो जाता, वो इन तरीक़ों से हासिल होता है। ऐसे ही वो हमारी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ऐसे ही उन बैक्टीरिया की भी पानी के अंदर वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं। उनको तो कि दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उन्हें नहीं पता कि वो मीथेन कर रहे हैं, वो तो अपना पेट भर रहे हैं बेचारे, क्योंकि माहौल हमने बना दिया। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब वो इस रेजिडरी मटेरियल को, जो कि पानी के अंदर है, एनारोबिक कंडीशन में, गैर ऑक्सीजन वाली कंडीशन में, जब वो इस मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, तो रिजल्ट के तौर पर मीथेन क्रिएट होती है, बहुत हैवी मीथेन क्रिएट होती है। तो पैडी फील्ड से मीथेन आती है। इसका साइंटिस्ट सोल्यूशन देते हैं कि वेट पैडी कल्चर को त्यागना होगा, हमें अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई पैडी कल्चर करना होगा। मतलब 3 से 4 साइकिल में पानी दीजिए, बस ऐसे छिड़काइए मतलब, लेकिन खड़ा पानी वाली खेती मत करिए आप, ताकि ऑक्सीजन कंडीशन बनी रहे, सॉइल में ऑक्सीजन बना रहे। इससे एनारोबिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी रेजिडरी मटेरियल की, और इससे फिर मीथेन क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरह से मीथेन क्रिएट होता है। तो उसका एक समाधान है, हम वेट पैडी कल्टीवेशन को अल्टरनेट कर दें वेट एंड ड्राई पैडी कल्टीवेशन से। और जिन जगहों पे पैडी कल्टीवेशन जहाँ पर ज़रूरी नहीं भी है वहाँ ना करें, लेकिन राइस एक न्यूट्रिशियस क्रॉप है, एक इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, तो इसलिए इसका त्याग तो नहीं हो सकता। इसलिए साइंटिस्ट बहुत मेहनत लगा रहे हैं कि कैसे पैडी कल्टीवेशन से हम मीथेन को रोकें, उसके लिए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ओके, इसी तरह से जिन लैंडफिल साइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपके घरों से निकला कितना ऑर्गेनिक मैटर वहाँ जाता है ना। सोचो आपके घरों से क्या निकल रहा है, इमेजिन करो। सारे दिन की चाय पत्ती, सारा अपना छिलके, वो छुल के पत्ते वत्ते सब, मतलब सब डस्टबिन में, उसके बाद वो वहाँ पहुँच रहा है, और पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है। तो वो सब वहाँ पहुँच रहा है लैंडफिल साइट्स में, दबते जा रहा है एकदम, मतलब एनारोबिक कंडीशन हो गया, ऑक्सीजन फिर वहाँ भी नहीं है, तो वहाँ पर भी ब्रेक डाउन हो रहा है। और इवन वहाँ पर तो कई सारे बरो एनिमल्स भी आ जाते हैं, चूहे कितने घूमते रहते हैं वहाँ पर, गतिविधियाँ और तेज हो जाती हैं। तो ऐसी एनारोबिक कंडीशंस में जब इन लैंडफिल साइट्स में भी ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो भी मीथेन क्रिएट होता है। ओके, तो इस तरह से अगर आप, मतलब सिंपल सी कहानी है, अगर आपने कोई पिट बनाया है, घर में पिट बनाया है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बायोगैस के लिए कोई पिट बनाया है, उसमें भी आप अपनी खेती बाड़ी का बचा हुआ मटेरियल, पेड़ पत्ते सब अपना
उसमें डालते रहेंगे और ऑक्सीजन के हालात बंद कर देंगे वहाँ, तो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगी। तो बैक्टीरिया जब ब्रेक डाउन करेंगे उसका, तो उसमें भी मीथेन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए पुराने समय में लोग, अभी भी लोग पुराने समय में सीधी बात कहते थे कि पाइप डाल, छोटा सा पाइप डाल के मुंह बाहर निकाल दो, गैस निकल दी चो, इसमें से गैस निकलेगी, वरना अगर पाइप नहीं लगा तो ढक्कन हवा में उड़ जाएगा, इतना प्रेशर मारेगी बाहर को। ओके, तो ये है भाई कारण, और ये सब जुड़ा है एग्रीकल्चर से ही। तो इंडिया विरोध कर रहा है, अभी कह रहा है कि अभी कुछ नहीं, अभी देखेंगे। लेकिन 2021 के COP26 यानी कि ग्लासगो समिट के दौरान ये प्रतिज्ञा ली गई थी कि मीथेन एमिशन कट 2030 तक हम करेंगे, और उस दौरान 100 कंट्रियों ने अपने लेवल पर एक साथ आकर, मतलब COP28 का इसे फाइनल कोई मैंडेटेड एजेंडा नहीं बनाया था, इस पर बात हुई, सहमति जताई गई कि करेंगे। तो 100 मुल्कों ने अलग से एक साथ आकर के ये कमिटमेंट किया कि हम मिल करके मीथेन एमिशन कट करेंगे 2030 तक। समझ रहे हो ये बात? तो अभी तक मीथेन को लेकर के कहानी यहाँ पर खड़ी है। दिस इज़ द स्टोरी राइट नाउ। क्या तकनीकें आने की ज़रूरत है, क्या होने की ज़रूरत है, वो डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन है, पर अभी पक्ष भारत ने ये रखा है, मौजूदा हालात यही है। क्लियर हुई कहानी? कोई दिक्कत? अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। लॉस एंड डैमेज फंड। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको लेकर लंबे समय से डिस्कशंस चल रही थी कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस की वजह से जो भी टेम्परेचर राइज हुआ है, उससे जो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण कंट्रीज़ अफेक्ट हुई हैं, क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़े हैं, साइक्लोन्स बढ़े हैं, इंटेंसिटी हुई है, ड्रॉट्स बढ़े हैं, फ्लड्स बढ़े हैं, सी लेवल राइज हुआ है, उसकी वजह से इम्पॉर्टेंट फर्टाइल ट्रैक्ट्स सबमर्ज हो गए हैं। इस तरह की वल्नरेबल कंट्रीज़ जो हैं, जो कि ऑलरेडी गरीब थी, कमज़ोर कंट्रीज़ थी, कई तो इनमें से आइलैंड नेशंस हैं, तो सच वल्नरेबल कंट्रीज़ जिन्होंने लिटरल मीनिंग में डिज़ास्टर्स जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से आए, उनसे नुकसान सहा है, इन कंट्रीज़ की मदद के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को आगे आना चाहिए। तो जो भी उनके लॉस हुए हैं, जो भी उनके डैमेजेस हुए हैं, वो उनसे उभर सकें, इसके लिए फ़ंड क्रिएट करने की ज़रूरत, ये बात लंबे समय से हो रही थी। तो इसके लिए जो COP27 हुआ था लास्ट ईयर 2022 में इन इजिप्ट, दैट इज़ इन शर्म अल शेख, उस शर्म अल शेख के COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड का कॉन्सेप्ट आ गया था, इसका विचार आ गया था, पर तब ये फ़ंड क्रिएट नहीं किया गया, इसको एक्टिवेट नहीं किया गया, इसमें पैसे नहीं डाले गए थे। वो काम COP28 यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में इस बार हो गया। तो दुबई समिट जो हुआ है उसमें ये फ़ंड क्रिएट कर दिया गया है। इसको लेकर के भी क्रिटिक्स के अपने कुछ विचार हैं, हम उन विचारों को समझ लेते हैं। सो ये एक आउटकम है, दैट इज़ लॉस एंड डैमेज फंड। फॉर लिखना था, यहाँ पे डबल ओ आ गया है। So loss and damage fund for the poor and vulnerable countries, this was the most important outcome. किन कंट्रीज़ के लिए हैं? जो कंट्रीज़ स्पेसिफिकली वल्नरेबल हैं, किसके? क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिज़ास्टर से प्रभावित हैं जो कंट्रीज़। ओके, सो लॉस एंड डैमेज फंड फॉर द पुअर एंड वल्नरेबल कंट्रीज़, दिस वाज द मोस्ट important outcome. Decision to set up a loss and damage fund had been taken last year, that is in year 2022, in Sharm el Sheikh, that is in Egypt, that is COP27, but it had not been created and no money had been promised. तो लॉस एंड डैमेज फंड सेटअप किया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट इजिप्ट समिट में ही आ गया था COP27 के अंदर, पर उस समय में ना तो कोई मनी इसमें डाली गई और ना ही इसे क्रिएट किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस किया गया था कि आएगा। COP28 ऑपरेशनलाइज्ड दिस फंड, तो असल में ये इसे ऑपरेशनलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी COP28 पर है। सो COP28 ऑपरेशनलाइज दिस फंड ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड सेवरल कंट्रीज़ जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात,
यूनाइटेड स्टेट्स, सब ने अलग अलग अपने लेवल पे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात मेड फंडिंग कमिटमेंट्स, तो सब ने अपने अपने लेवल पर फंडिंग के कमिटमेंट्स किए हैं कि हम इसमें इतना पैसा डालेंगे। बाय द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस कमिटमेंट्स वर्थ अबाउट 800 मिलियन US डॉलर हैड बीन मेड। लगभग 800 मिलियन डॉलर के बराबर के कमिटमेंट्स कर दिए गए थे जब तक COP28 की कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। तो मतलब लॉस एंड डैमेज फंड में 800 मिलियन डॉलर डाल दिया गया, ऐसा कह दिया गया कि डाल दिया जाएगा, कमिटमेंट्स हैं। हमें ये फिगर बहुत बड़ी लगती है, पर अभी इसके बारे में समझ आएगा आपको। मनी इज़ मेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू कंट्रीज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स। तो आपसे पूछा जाए MCQs की फॉर्म में कि लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, ये पैसा उन मुल्कों को वित्तीय मदद देने के लिए काम आएगा जो मुल्क स्पेसिफिकली क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर से जूझ रहे हैं, ताकि वो कंट्रीज़ इससे उभर पाएँ, रिकवर हो पाएँ। सो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस मनी इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू द कंट्रीज़ ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स। ओके, अब क्रिटिक्स क्या कहते हैं इसके बारे में। क्रिटिक्स सेज दिस आउटकम इज अ, यानी कि दिस कॉर्पस, दिस कमिटमेंट ऑफ 800 मिलियन US डॉलर, दिस आउटकम इज अ ड्रॉप इन द ओशियन कंपेयर्ड विद द 400 बिलियन डॉलर एक्चुअली। 400 बिलियन डॉलर की एक ज़रूरत असेस की गई है, जो नीड असेस की गई है लॉस एंड डैमेज फंड के लिए। अगर सही में हम उन वल्नरेबल कंट्रीज़ के लिए कुछ सब्सटेंशियली करना चाहते हैं तो ऐसा असेस किया गया कि 400 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। 400 बिलियन डॉलर्स, और हम खड़े हैं सिर्फ 800 मिलियन डॉलर्स। 800 मिलियन आगे जा कर के 200 मिलियन और ऐड करो तो 1000 मिलियन होगा। तो 1000 मिलियन का क्या होता है? 1 बिलियन, फिर 1 से 100 बिलियन, फिर 200 बिलियन, फिर 300 बिलियन, फिर 400 बिलियन। तो 400 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। तो सागर में बूंद जैसा कमिटमेंट है ये। इवन क्रिटिक्स तो यहाँ तक तंज कर रहे थे, उन्होंने तो यहाँ तक भी व्यंग किए कि ये जो 800 मिलियन डॉलर आपने कमिट किया है, ये तो उस वेन्यू के खर्चे के सामने भी कुछ नहीं है जो खर्चा दुबई ने वो वेन्यू तैयार करने में, वो जगह तैयार करने में लगाया जहाँ COP28 की मीटिंग्स होनी थी। वहाँ पर 7 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया गया, और यहाँ पे कमिटमेंट है सिर्फ 800 मिलियन डॉलर का। आई बात समझ में? तो क्रिटिक सेज दिस आउटकम इज अ ड्रॉप इन द ओशियन कंपेयर्ड विद द 400 बिलियन US डॉलर एक्चुअली। इट इज़ इनसिग्निफिकेंट even compared to the estimated $7 billion cost of building the COP28 venue दुबई एक्सपो सिटी। तो जो दुबई एक्सपो सिटी बनाई है उस पर 7 बिलियन डॉलर का खर्चा आया अकेले। और इतने मुल्क ये मार झेल रहे हैं जलवायु में परिवर्तन के कारण, जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, डिज़ास्टर्स, उनके लिए हम कमिटमेंट कर रहे हैं अब 2023 में जाके मात्र 800 मिलियन डॉलर का। तो ये वो कहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं चलिए ठीक है, इसके बावजूद भी हम कह लेते हैं कि 800 मिलियन डॉलर तो कमिट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, पर इस फंड को लेकर के भी बहुत से इश्यूज हैं। वो ये कहते हैं कि इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर हाउ द फंड विल वर्क। ये फंड कैसे काम करेगा, मतलब हम जिन कंट्रीज़ को ये देंगे तो ये फंड काम कैसे करेगा, किस तरह के ऑपरेशंस में लगेगा, कैसे प्रोजेक्ट्स में लगेगा। हम कहते हैं कि वल्नरेबल कंट्रीज़ के लॉस एंड डैमेज रिकवरी में लगेगा। किस तरह से रिकवरी की मतलब जिन लोगों का नुकसान हुआ है क्या ये उन लोगों को दे दिया जाएगा, या उस मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हो रहा है क्या ये उसको ठीक करने में लगेगा। मतलब ये क्या, किस मैनर में वर्क करेगा ये फंड, कोई डिसीजन नहीं आया इस पर। तो एम्बिग्विटीज़ बनी हुई हैं। सेकेंड, व्हाट द मेजर फंडिंग स्ट्रीम्स विल बी। फंड मुहैया कैसे कराया जाएगा, ग्रांट्स दी जाएंगी कि लोन्स दिए जाएंगे, फंडिंग स्ट्रीम्स क्या होंगी पता चले। अगर तो लोन्स दिए जाएंगे तो ये तो एक तरह का बर्डन ही है, अगर ग्रांट्स दी जाएंगी तो तब माना जा सकता है कि ये सही में कोई मदद है, ये सपोर्ट है।
तो फंडिंग स्ट्रीम्स क्लियर नहीं की कि फंड फ्लो करना कैसे है, किस फॉर्म में करना है, फंड कैसे काम करेगा, मतलब लगना कहाँ है, कैसी चीज़ों का निर्माण करेगा फंड, क्लियर नहीं है। और वेदर द एलोकेशन ऑफ फाइनेंस विल बी कम्युनिटी ड्रिवन एंड करप्शन फ्री, और जो फाइनेंस देना है क्या ये डेमोक्रेटिक मैनर में काम करेगा, मतलब ये कम्युनिटी ड्रिवन होगा, यानी कि जो समाज प्रभावित हुए हैं पर्यावरण से, जैसे कि मान लीजिए मछुआरे हैं, छोटे किसान हैं, आदिवासी समाज है, या कहीं पर दलित वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, तो क्या ये कम्युनिटी ड्रिवन होगा, या फिर से ये देश की सरकारों को सीधा दिया जाएगा और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में जो टॉप डाउन अप्रोच है कि ऊपर से नीचे जो तय किया जाएगा उधर जाएगा, तो क्या फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल्स में ही ख़त्म ना हो जाएगा, करप्शन का, भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हो जाएगा? तो क्या ये फंड जो एलोकेट हुआ, ये जिनको दिया जाना है, जिन कामों में लगना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, कौन इंश्योर करेगा? क्या पंचायतें इसे इंश्योर करेंगी? क्या समाज, जिस समाज का नुकसान हुआ है उनकी संस्थाओं को इसमें अधिकार दिया जाएगा? क्या इन फंड्स की लगने की ऑडिटिंग्स होंगी? ये बड़े सवाल हैं। क्या ये लिटरल सेंस में कम्युनिटी लेवल पे उतर के उन्हें सर्व कर देगा? क्या ये प्रशासनिक घेरों में ख़त्म होकर सूख के तो नहीं रह जाएगा? ये सवाल है कि क्या हम इसे करप्शन से मुक्त रख पाएंगे ना? तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत है कि फ़ंड वर्क कैसे करेगा, फ़ंड की स्ट्रीम्स क्या होंगी, फ़ंड कम्युनिटी ड्रिवन होगा कि नहीं होगा, करप्शन फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात, तमाम डेवलपिंग मुल्कों की, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की शुरू से ये मांग थी कि इसका जो कस्टडियन है, इसकी जो देख रेख है, या ये जो फ़ंड मुहैया करवाना है, वो वर्ल्ड बैंक को नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके लिए स्पेसिफिक बॉडी क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक की अब तक का जो कार्य करने का ढंग रहा है वो ये रहा है कि वर्ल्ड बैंक के पास जो फंड्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद मुल्क हैं उनको एक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, हो सकता है वो गरीबी से जूझ रहे हों, पिछड़ापन हो, वहाँ पर भुखमरी हो, तो ऐसे में ये हो जाता है कि फ़ंड्स वापस आने का स्कोप नज़र नहीं आता। फिर दूसरी बात, जो फंड्स दिए भी जाते हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं जो प्रोजेक्ट्स शायद किन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज़ को किसी पॉइंट पर जाके बेनिफिट करें कि ऐसे एरिया में कोई बैराज या डैम या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जाए जिन एरियाज़ में कल को कोई कंपनी आगे आकर के कोई प्रोडक्ट की मार्केट डेवलप करने वाली है, या फिर वहाँ पर कोई एजुकेशनल नेटवर्क बनाने वाली है, जिसके लिए वो चाहती है कि यहाँ के लोग पहले थोड़े इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड हो जाएं। तो वर्ल्ड बैंक उन्हीं क्षेत्रों में फंडिंग कर रहा है स्पेसिफिकली। तो डेवलपिंग नेशंस का और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की ये शुरू से आपत्ति थी कि वर्ल्ड बैंक पर बड़े मुल्कों का दबाव रहता है, उनका दखल रहता है, द डेवलप्ड नेशंस। लॉबीज़ काम करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, फिर छोटे मुल्कों की रीच से उन मुल्कों को एक्सेस, रीच से बाहर है, उन मुल्कों को एक्सेस ही नहीं मिल पाता सही। तो इस वजह से इसका जिम्मेदारी वर्ल्ड बैंक को ना दी जाए। लेकिन फाइनली ये माना गया कि वर्ल्ड बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटल्ड है, वर्ल्ड बैंक के नेटवर्क्स बने हुए हैं, दुनिया भर की सरकारें वर्ल्ड बैंक के साथ काम करने को लेके ट्रेंड हैं, अभ्यस्त हैं, एकस्टम्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। ऐसे में ऑल इन ऑल समय पहले ही बहुत बीत चुका है। अगर हम इस लॉस एंड डैमेज फंड के लिए एकदम से नई संस्था बनाएंगे, उसको संपर्क बनाने में, उसकी वर्किंग दुनिया भर के मुल्कों को समझने में, उसको नेटवर्क बनाने में, तालमेल बनाने में, अपना स्टाफ क्रिएट करने में, उसे ट्रेन करने में बहुत समय चला जाएगा, जो कि अब ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फ़ंड की ज़रूरत है उन मुल्कों को जिनको नुकसान हो रहे हैं। तो ये तर्क दे करके ये फ़ंड वर्ल्ड बैंक को ही दे दिया गया। लेकिन उसमें ये बात रखी गई कि 24% कमीशन वर्ल्ड बैंक का होगा। मतलब हर $100 जो जाएंगे उसमें से लगभग $25 तो वर्ल्ड बैंक ले लेगा। मतलब हर $1 या ₹1 जो जाएगा उसमें से लगभग 25 पैसे या 1/4
तो उन तक पहुंचेगा ही नहीं जिनके लिए वो फंड ईयर मार्क किया है, वो तो एज अ कमीशन फीस वर्ल्ड बैंक के ही पास रह जाएगा। तो फंड तो पहले ही सूखना शुरू हो गया, पहले ही रुकना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया। तो ऐसी कई क्रिटिक्स आपत्तियां जता रहे हैं। सो ये कहा गया है कि डिस्पाइट ऑपोजिशन इट हैज़ बीन अग्रीड द वर्ल्ड बैंक विल एडमिनिस्टर द फंड फॉर अ negotiated fee of 24%, meaning 1 in $4 pledged will never make it to the countries in need. हर $1 जो प्लेज किया जाएगा ज़रूरतमंद मुल्कों के लिए, या हर $4 जो प्लेज किए जाएंगे ज़रूरतमंद मुल्कों के लिए, उनमें से $1 तो उन मुल्कों तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। मतलब चौथा हिस्सा तो 25% के रूप में हमेशा वर्ल्ड बैंक के पास ही रह जाना, एग्जैक्टली 24%। तो ये कुछ आपत्तियाँ लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर के हैं। लेकिन बहरहाल जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट है वो ये कहता है कि एटलीस्ट डेवलप्ड वर्ल्ड ने और जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं अब तक, और कंपनीज़ जो कि अब तक ग्रीन हाउस इफेक्ट में हेविली कंट्रीब्यूट करती आई, उन्होंने एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट्स किए हैं, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म में आके एक इंस्टीट्यूशन खड़ी होगी अब लॉस एंड डैमेज फंड के रूप में। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया अब, जिसे हम कमियों को ग्रेजुअली दूर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोई इंस्ट्रूमेंट इस्टेब्लिश करना, कोई तरीका बनाना, एक प्लेटफॉर्म बनाना, उससे जुड़ी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी फ़ंड की वर्किंग, उसकी क्या स्ट्रीम्स रहने वाली हैं, वो कम्युनिटी ड्रिवन होना चाहिए या गवर्नमेंट्स के द्वारा लागू किया जाएगा। ये सब चीज़ें ग्रेजुअली सेटल होती हैं, नर्चर होती हैं और रेक्टिफाई की जा सकती हैं। सबसे ज़रूरी था कि एक ऐसे फ़ंड का संकल्प आना पहले तो, जो कि आया लंबे समय की मेहनत के बाद COP27 इजिप्ट में। दूसरा, ऐसे फ़ंडों का निर्माण होकर उसका क्रियाशील होना, यानी कि वो फ़ंड क्रिएट हो और वो वर्किंग हो, लोग कमिटमेंट्स करें और पैसा वहाँ रिफ्लेक्ट होता दिखे। और तीसरा, उसका एग्जीक्यूट होना, जो कि वर्ल्ड बैंक करेगा। फिर असेसमेंट्स के वाया ग्रेजुअली उसे बेहतर बनाया जाएगा। एटलीस्ट ज़मीन पर अब कुछ होने जा रहा है, तो इसे COP28 आउटकम्स में से एक बड़ी आउटकम फ़िलहाल के लिए माना जा रहा है। नेक्स्ट आउटकम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। देखिए, अब तक क्या होता रहा, डेवलपिंग कंट्रीज़ लगातार इस बात की मांग करती रहीं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ इस ज़रूरत को समझें कि जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, इसकी वजह से हमें उस डैमेज के साथ अडेप्ट होकर के चलना है। अब इट इज़ आवर रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट हमने नहीं पैदा की, हम किसी चीज़ के साथ अडेप्ट हों, वो कंडीशंस हमने नहीं बनाई। अगर आप हमें पानी की कमी के साथ जीना पड़ रहा है, हमें वो तरीके अपनाने पड़ रहे हैं कि हम पानी की कमी के साथ जिएं, ये कंडीशनें हमने नहीं बनाई। ये कंडीशंस बनी हैं क्लाइमेट में आ रहे उन चेंजेस की वजह से, जिन चेंजेस को लाने की जिम्मेदारी 200 साल तक की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने की हैं और बेनिफिट्स कमाए हैं। तो ऐसे में जितना ज़रूरी ये है कि हम क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आने वाले हैं आगे आने वाले समय में, उनके असर को घटाएं, उनको कम करें, जिसे कहते हैं मिटिगेशन। किसी चीज़ के प्रभाव को घटाना, कम करना, ये है मिटिगेट करना। टू सूद इट, टू रिड्यूस इट। देखिए, कोई चीज़ होने वाली है ना, आप उसे टाल नहीं सकते, आप उसके असर को कम कर सकते हैं। जैसे भूकंप है, अर्थक्वेक, मुझे ये बात बताइए, रोक लेंगे आप उसे? तो सबसे ज़्यादा बल किस बात पे देना है? मिटिगेशन एफर्ट्स पे। क्यों? आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना लीजिए ना, आप बिल्डिंग्स ऐसी बना लीजिए ना, कम घर ढहेंगे, कम मलबे गिरेंगे, कम जान का और कम माल का नुकसान होगा, जान माल का नुकसान कम होगा। फ्लड आने हैं, बाढ़ आनी है, आप फ्लड प्लेन्स से दूर रखिए लोगों को, आप बाढ़ का असर घटा लेंगे। तो ऐसे तमाम प्रबंधों के माध्यम से आप किसी चीज़, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, द नेचुरल डिजास्टर्स, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव क्या है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ,
हम जब ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो किसी रेगिस्तान में आए हुए किसी एक तूफान जिसने कि किसी चीज़ को प्रभावित नहीं किया, वो खबर नहीं बनेगा। लेकिन एक घनी आबादी वाले इलाके में तूफान आता है, जान और माल दोनों का नुकसान होता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो सुर्खियां हैं, वो खबरें हैं। कहीं पर किसी आइलैंड पर वॉल्केनो फूट रहे हैं, आपने उसे पक्का नाम ही दिया हुआ है कि ये तो रिंग ऑफ फायर के वॉल्केनोज है, फूटते ही रहते हैं, एल्यूशन आइलैंड चलते ही रहते हैं। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर अभी घनी आबादी में गैस फूट पड़े धरती से, 2 गाड़ियाँ हवा में उड़ जाएं, ये 4 दिन खबरों का केंद्र बनेगा। तो ये देखा जाता है कि सही मायने में उसका लाइफ एंड प्रॉपर्टी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हाँ पर्यावरण पर क्या नुकसान आ रहा है, इस बात का भी ध्यान दिया जाता है। तो उस हिसाब से मिटिगेशन एफर्ट्स किए जाते हैं और वो ये होते हैं कि हम कैसे रिड्यूस कर दें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट्स ऑल। लेकिन इससे बिल्कुल अलग ये है कि अब जो क्षति हो चुकी है, अब जो डैमेज हो गया है, उसके साथ भी तो जीने योग्य खुद को बनाना है, उसके लिए भी तो योजनाएं लानी है ना। आप आगे आपकी डायबिटीज़ और ना बढ़े उसके लिए आप मिटिगेशन एफर्ट्स करिए, पर जो डायबिटीज़ हो गई है अब उसके साथ जीने के लिए नए लाइफस्टाइल, उस बीमारी के साथ अडेप्ट नहीं होना पड़ेगा। आपको नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं करेंगी कि आप उसके साथ अडेप्ट हो जाएं, आगे ना बढ़े उसका असर और असर घटे, तो वो एफर्ट्स अलग से हैं और इसके साथ जीना है वो एक अलग एफर्ट है। तो अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन 2 अलग चीज़ें हैं। तो हमेशा से डेवलपिंग कंट्रीज़ इस बात पर एम्फसाइज़ करती रहीं ग्लोबल लेवल पर, जो भी क्लाइमेट से एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म्स थे उन पे, कि एडेप्टेशंस के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करिए, हमारा बहुत बड़ा पैसा उस पे चला जाता है, उसको जगह दीजिए, ये कह के कि हम क्लाइमेट चेंज से जुड़ी एक्टिविटीज़ ही कर रहे हैं। तो हमारे उन एफर्ट्स को जगह दीजिए। हमारे जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें अगर हम एडेप्टेशन के एंड पर कोई एफर्ट्स दिखा रहे हैं तो उन एफर्ट्स को क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में किए जा रहे एफर्ट्स में ही काउंट करिए। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके खिलाफ थी, वो ये कहती थी कि बात ऐसी है कि आप जो भी कोई एडेप्टेशन एक्शन लेते हैं या कोई एडेप्टेशन एफर्ट आप करते हैं, उसके वो लोकल लेवल पर एडेप्टेशन हुआ है, आपने अपने लेवल पर, अपनी कंट्री के लेवल पर आप अडेप्ट हुए हैं इस चीज़ के साथ, और उसके बेनिफिट्स भी आपको लोकली मिलेंगे। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी की और कमी होने लगी, तो उसकी वजह से अगर वहाँ के लोगों ने वहाँ की जीवन शैली में कुछ ऐसी लाइफस्टाइल अपनाई हैं जिनसे कि पानी की कमी के साथ निपटा जा सके, तो कंट्रीज़ ये कहती थी कि इसका ग्लोब को क्या फ़ायदा, इसका ग्लोबल लेवल पे क्या फ़ायदा, ये तो एक लोकल बेनिफिट है और ये एक लोकल लेवल एफर्ट्स है। तो एडेप्टेशन को ऑलवेज कंट्री टू कंट्री एक लोकल एफर्ट माना गया, उसे ग्लोबल एफर्ट में काउंट नहीं किया गया और माना गया कि इसके बेनिफिट्स भी लोकल ही होंगे। तो ये ग्लोबल कॉम्बैट जो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, इसको उसमें ना काउंट किया जाए। लेकिन लगातार डेवलपिंग नेशंस, जिसमें इंडिया ने लीड किया इस बात में, उस चीज़ के रिजल्ट्स आए। तो भारत ने और विश्व के कई डेवलपिंग मुल्कों ने कहा कि फिर ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप ये चाहते हैं कि हम ये कैसे माने कि ग्लोबल लेवल पर कुछ कॉमन एडेप्टेशन एफर्ट्स भी हो सकते हैं। आपकी यही प्रॉब्लम है ना, आप कहते हैं अलग अलग मुल्क की अलग अलग समस्याएं आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो अपने अपने लेवल पे अडेप्ट हो रहे हैं। आप यही मानते हैं ना कि इस तरह से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसका एडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसका नहीं, उसके तो बेनिफिट्स भी लोकली हैं। तो फिर ये कहा गया कि ऐसा करिए, एक एडेप्टेशन से जुड़ा एक फ्रेमवर्क बनाओ, उस फ्रेमवर्क के तहत ये डिसाइड करो कि वो कौन से एफर्ट्स होंगे जिनको अगर किया जाए, द कॉमन एफर्ट्स जिनको अगर किया जाए तो वो ग्लोबली एडेप्टेशन के एफर्ट्स पर क्वालिफाई करते हैं। तो कुछ तो एफर्ट्स ऐसे होंगे जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर होने जरूरी हैं एडेप्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इनको पहचान लो, उनको पहचान लो, उन पे पहले सहमति बना लो। तो इसके लिए COP26 के अंदर ग्लासगो कॉन्फ्रेंस जो हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, द ग्लासगो समिट, उसमें यह तय किया गया कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा एडेप्टेशन को लेकर के,
और उस फ्रेमवर्क के तहत ये कहा गया कि एक 2 साल का वर्क प्रोग्राम होगा जो इस चीज़ पर वर्क करेगा कि वो आइडेंटिफाई करेगा उन अडेप्टेशन एफर्ट्स को जो वर्ल्ड वाइड कॉमन है, द कॉमन अडेप्टेशन एफर्ट्स या एक्शंस, और फिर उनको पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज रिजिम के अंदर मान्यता मिलेगी कि हाँ, अगर किसी मुल्क ने ये वाला अडेप्टेशन एफर्ट किया है तो वो क्वालिफाई होता है कि उसने क्लाइमेट चेंज से जुड़ा कोई काम किया। आई बात समझ में? और फाइनली वो जो 2021 COP26 से वो प्रयास चलते जा रहे थे और आज की डेट में वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। ओके, सो हिस्टोरिकली adaptation has not received enough attention or resources as compared with mitigation activities. mitigation activities को importance दी जाती थी, adaptation को नहीं, ना तो उतने importance ना उतने resources। mitigation के मामले में कहा जाता था कि कोई mitigation से जुड़ा effort है आपका तो बताइए, क्योंकि वो climate change के negative प्रभावों को घटा देगा आगे आने वाले समय के लिए, तो उसको तो महत्व देते थे पर adaptation को नहीं। Why? Mainly because adaptation is largely a local endeavor. एक लोकल लेवल पर किया प्रयास है, so its benefits are mostly local. But developing countries had been arguing that a global framework for adaptation is required. एक ग्लोबल लेवल का एक फ्रेमवर्क चाहिए अडेप्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में। So COP26, that is the Glasgow Conference, decided to set up a 2-year work program to define the contours of the framework. ये तय करने के लिए कि फ्रेमवर्क के कंटोर्स क्या होंगे, किस किस दायरे में, किस किस सीमा में, किस किस पटल पर वो फ्रेमवर्क काम कर सकता है, ऐसा एक वर्क प्रोग्राम चलाया जिसको वर्क करना है। Finally, the work program resulted in the identification of some common adaptation goals. तो फिर उस वर्क प्रोग्राम की वजह से वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर हम कुछ कॉमन गोल्स तक पहुंचे एडेप्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो ये एडेप्टेशन गोल्स ये पूरे वर्ल्ड को फायदा देंगे, ये वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। वरना आप कुछ अपने लोकल लेवल पे अडेप्टेशन कर रहे हो, वो अपने लेवल पे कर रहा है ना, एंटायर वर्ल्ड उससे बेनिफिटेड नहीं है। तो कुछ कॉमन एडेप्टेशन गोल्स आइडेंटिफाई किए गए जिसको अगर कोई किसी कोने में भी कर रहा है, पूरा वर्ल्ड ही उससे लाभान्वित हो रहा है। वो क्या निकल के आए? इट इंक्लूड्स, पहला, क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर स्कार्सिटी। जलवायु के बदलने की वजह से जो पानी की भारी कमी आई है, ये एक एडेप्टेशन गोल रहा कि अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर विश्व भर में कहीं भी कोई काम हो रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण से हमारी लड़ाई को मजबूत कर रहा है। This action or this effort is strengthening our efforts or our fight against the negative impact of climate change. अगर आप ये कर रहे हैं तो भारत भी दिखाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, दुनिया के सारे मुल्क दिखाएंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में जाकर के कि वाटर स्कार्सिटी से जुड़े हमने ये कदम उठाए हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों को, इकोनॉमी की डेवलपमेंट को, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट को मेंटेन रखते हुए इतने ही जल संसाधनों में जीवन कैसे जिए। तो इसके लिए भारत ने भी कई योजनाएं चलाई, जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो हम वाटर को जुडिशियसली यूटिलाइज करें, जैसे कि हम ऐसी इरिगेशन प्रैक्टिसेस करें जिनमें कि टारगेटेड मैनर में फसल को पानी दिया जा सके, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, हम इन्हें अपना सकते हैं। जैसे कि हम हाउस होल्ड लेवल पर अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उसकी प्रॉपर टैपिंग करें, मीटर्स लगें कि कितना एक प्रति व्यक्ति एक घर में शहरी जीवन में कितने जल की आवश्यकता है, पर पर्सन कितने लीटर, और इस घर में कितने सदस्य हैं, तो कितनी देर के लिए पानी छोड़ा जाएगा और कितने साइज़ की टैंकी लगवाई जा सकती है, दैट्स ऑल। कितने साइज़ की टैंकी लगाई जा सकती है, वो दिन में कितनी बार भरने की अनुमति है, और ये लोग कंप्लाई करें, वो पानी को वेस्ट ना करें, इसके लिए वाटर के यूज़र चार्जेस लिए जाएंगे, यूज़र फीस ली जाएगी, ताकि पानी जुडिशियसली यूटिलाइज हो। पानी को इस तरह से प्राइवेट नहीं छोड़ना है, उसे कंट्रोल करके वितरित करना है।
तो सबमर्सिबल्स पर लिमिट लगाई गई कि खेतों में अब सबमर्सिबल आप अपनी मर्जी से गहरा नहीं कर सकते, आपको बड़ी सरकारी प्रक्रिया से गुजरना होगा तब अनुमति मिलेगी, जिसे देसी भाषा में पंजाब में लोग मच्छी मोटर कहते हैं, पानी के अंदर लगती है, द सबमर्सिबल बोर। तो उसकी वजह से गिरते हुए जल स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, घरों में सबमर्सिबल्स की अनुमति बंद हो गई है, वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी का पानी सप्लाई आता है, वही आप यूटिलाइज करेंगे। अगर पकड़ा जाएगा तो आप पर पेनल्टी या चालान होगा। इस तरह के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। तो ये हमारा एक सलीका है, एक तरीका है। सरकार लोगों के मानव अधिकारों की सुरक्षा है, दूसरी तरफ ये फंडामेंटल राइट्स की भी सुरक्षा है कि प्रबंध किया जा रहा है कि जिनके घर में टैप वाटर नहीं है, जिन गाँवों में, शहरों में, जिन इलाकों में, वहाँ पर टैप वाटर पहुँचाया जाए। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पीने के पानी की या स्वच्छ जल की, मीठे जल की जो किल्लत आई है, इसी की वजह से टैंकर माफिया या जल माफिया बहुत तेज़ी से पैदा हो रहा है। जैसे कभी भू माफिया था, रेत माफिया था, आज टैंकर माफिया आपको चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में आम ही दिखेगा। एक बड़ा नेक्सस है ये। फिर जगह जगह से पाइपलाइंस की जो लीकेजेस और वेस्टेजेस हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनको कंट्रोल करना ये ज़रूरी है। नदियों को जोड़ करके ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए नदियों के जो प्रोजेक्ट के बाद और सिंचाई के बाद लेफ्ट ओवर वाटर है, उसे पीने के लिए देना। जैसे कि इस समय पंजाब के सभी बड़े नगरों में अंडरग्राउंड बिग वाटर पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके तहत ब्यास और पंजाब की बाकी नदियों के बचे हुए पानी जो ऐसे ही पाकिस्तान बह जाता है, उसे रिजर्वायर्स बना के इन पाइपलाइंस के वाया आपके घरों तक पहुँचाया जाएगा। ये सारी सड़कों में जो बड़ा पाइप डल रहा है वो उसके लिए डल रहा है। ये सब हो रहा है इस समय क्योंकि बदलते जलवायु, बदलते क्लाइमेट के कारण पानी की जो कमी आई, द वाटर स्कार्सिटी, आप उसके साथ कैसे जीना सीख रहे हैं, ये उससे जुड़े पहलू हैं। और अगर पंजाब में ये एफर्ट्स होते हैं, भारत में ये एफर्ट्स होते हैं, तो पंजाब के एफर्ट पूरे भारत के जो एक्वेफर्स हैं उसकी वाटर टेबल को मेंटेन रखने में सफल होंगे। क्योंकि पंजाब का वाटर टेबल मेंटेन होगा तो पंजाब की सॉइल पर एग्रीकल्चर एनरिच होगा, इससे पूरे भारत की फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है, खाद्य सुरक्षा। तो ये एफर्ट लोकल नहीं माना जाएगा। इसी तरह से भारत के स्तर पर अगर ये प्रयास किया जाएगा तो भारतीयों का जीवन बेहतर हो रहा है, द लैंड ऑफ इंडिया अगर बेहतर हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का असर वहाँ पर कम होगा, क्योंकि वनस्पतियाँ, जीव जंतु, पूरा का पूरा फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है। आप बायोडाइवर्सिटी में हेल्प कर सकते हैं इस तरह के काम करके। अगर आप कैचमेंट एरियाज़ में ज़्यादा वृक्ष लगा रहे हैं किसी नदी के, अगर आप नदियों का जो फ्लो है उसको मेंटेन रखने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम इन पिघलते हुए ग्लेशियर से जो पानी बह जाता है, उसके बाद जब गर्मियों के दिनों में ग्लेशियर्स नहीं रहते और पहाड़ी इलाकों में आपको स्प्रिंग्स नहीं मिल पाते, दूसरी तरफ आपको छोटे छोटे चश्मे नहीं मिल रहे हैं पानी के, तो कैसे जिएंगे। तो उसके लिए आपने देखा होगा लगातार लद्दाख में प्रयास चल रहे हैं कि बर्फ़ को इकट्ठा करके बर्फ़ के स्तूपास बनाना, बर्फ़ को कंडेंस यानी कि कंसंट्रेट कर देना, और वो गर्मी के दिनों में पहले बर्फ़ की बाहरी लेयर पिघले, अंदर की लेयर प्रोटेक्टेड रहेंगी। अगर आप बर्फ़ को थिन करके ऐसे ही स्प्रेड करते हैं सरफेस पे, इमीडिएटली गर्मियों में सनलाइट पेनिट्रेट करके सारी बर्फ़ को हीटअप करके पानी बहा देती है। लेकिन अगर आप उसे समय से इकट्ठा करके एक स्तूप नुमा बना दें, जो ऊपर से कॉनिकल है, तीखा है, नीचे आते आते तो ब्रॉड होता है, ये बहुत बड़ी टेक्निक, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, ये साइंस है। क्योंकि बाहरी लेयर में पिघलेंगी, पहले अंदर की लेयर प्रोटेक्टेड रहेंगी, फिर धीरे धीरे अंदर की लेयर तक जाएगा, लेकिन एक कंटिन्यूटी में पानी मिलता जाएगा। फिर पहले ऊपर से पिघलना शुरू होगा क्योंकि ऊपर पतला है, नीचे ब्रॉड है, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। इतने में मौसम बदल जाना है, इतने में बर्फ़ें फिर आ जानी है, लोकल किसानों को खेती के लिए पानी मिलता रहेगा। तो पानी की मौसम पर्यावरण बदलने से, क्लाइमेट चेंज होने से जो ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, इसकी वजह से उन क्षेत्रों के किसानों को जो छोटी छोटी जलधाराएं मिलती थी वो ख़त्म हो रही हैं। उससे निपटने के लिए हमने इस वाटर स्कार्सिटी के साथ जीने का एक ढंग सोचा, हमने स्तूपास बनाए बर्फ़ के। ये एक एफर्ट है और ये ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण के खिलाफ हमारी लड़ाई में योगदान दे रहा है,
क्योंकि ये खेती बाड़ी को समर्थन दे रहा है, ये ग्लोबल फूड चेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये ग्लोबल फूड सप्लाई को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हंगर को रोक रहा है, ये पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट एक अटैक है, ये डिप्रीवेशन और बैकवर्डनेस से हमें बचा रहा है। तो यही तो ग्लोबल एफर्ट्स हैं। ग्लोबली और एफर्ट क्या हो रहे हैं? मेरी बात शायद मैं कन्वे कर पाया कि मैं क्या कहना चाहता था, कि वर्क प्रोग्राम के वाया जो हमने ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट करें, ऐसे कॉमन अडेप्टेशन गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें से पहला ये गोल है, दिस इज क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर स्कार्सिटी को से नजिठो। पहले पंजाबी में कहते हैं नजिठो। इसके साथ जीना कैसे है बताओ, इसके साथ अडेप्टेड विद इट। सेकंड, अटेनिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सप्लाईज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जो समस्याएं आ चुकी हैं, आप उससे बहुत कम प्रभावित हों, इतनी रेजिलियंस पैदा करिए, मतलब वही अडेप्ट करिए। तो फूड में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पर्यावरण का बदलाव ऑलरेडी भारी मार डाल रहा है। आप इसके साथ अब कैसे जी सकते हैं, उसे कैसे बचा सकते हैं? फिर सप्लाईज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑलरेडी प्रभावित हो रहे हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं? इसके रास्ते निकालिए। आई बात समझ में? तो इसी के रास्तों के तहत, जैसे सपोज करिए आज की डेट में आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप ये देख रहे हैं कि आपके एग्रीकल्चर में सॉइल जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तेज़ी से नमी भूमि की जा रही है, लेकिन आपने इससे निपटने का एक तरीका ढूंढा, आपने खेतों की मल्चिंग करनी शुरू कर दी। आपने जो क्रॉप रेजिड्यू है वो खेतों में बिछाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि वो जो नमी भूमि की सोख लेनी थी, वो नमी बची रह गई। तो कम सिंचाई के साथ भी पौधे को उतना जल उपलब्ध हो रहा है जितना मिल रहा था। फिर वो जो मल्चिंग आपने करी है वो एरेटेड है, उसमें हवा है, वो पानी के अंदर नहीं डूबी हुई। इसकी वजह से वो नेचुरली धीरे धीरे डिकम्पोज होके नेचुरल कंपोस्ट का काम भी करेगी, वो ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करेगी, वो सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। प्राकृतिक खादें सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। ओके, तो ये एक मैंने उदाहरण दे दिया, बस ऐसा समझ लेना, ये हम रेजिलियंस पैदा कर रहे हैं ऐसे तरीके अपना करके। हम चावल की खेती में हम प्रयास कर रहे हैं कि जो एक पौधा दूसरे पौधे से बहुत ज़्यादा फाइट ना करे रिसोर्सेज के लिए, क्लोज नहीं उगाने, इतने थोड़ी थोड़ी दूरी पर उगाएं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उगाएं। एक पौधा दूसरे पौधे से फाइट नहीं करेगा रिसोर्सेज के लिए, दोनों सरवाइव करेंगे कम पानी में भी, पर हर प्रत्येक पौधे को क्योंकि न्यूट्रिशन जबरदस्त मिला है तो झाड़ ज़्यादा देगा। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मैंने आपको एक वीडियो या एक रिटन लिंक कभी भेजा था इससे जुड़ा ग्रुप के अंदर पढ़ने के लिए, कि हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई इरिगेशन के वाया भी ये एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है पैडी का। वो ऐसे हो सकता है कि पौधे की ही ज़रूरत के कारण हम इरिगेशन करते हैं ना, तो आपने बहुत इंटेंस ग्रो फार्मिंग कर दी तो सारे एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, पौधे सारे प्लांट एक दूसरे से छीना झपटी रिसोर्स के लिए, तो आपको बहुत ओवरडोज ही रखना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन छीना झपटियाँ ओवरडोज इस चक्कर में भी झाड़ उतना नहीं आ रहा उसमें। लेकिन निपटना है अब, कैसे जिए इसके साथ। तो उपाय ये है भाई कि थोड़ा सा पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आओ, दूसरा अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई इरिगेशन करो। इससे देखो मीथेन का उत्सर्जन भी रोक सकते हो, इससे मित्र कीड़े भी बचेंगे, दवाइयाँ भी कम डालनी पड़ेंगी। आई बात समझ में? और इससे केमिकल फर्टिलाइजर भी कम डालोगे क्योंकि पौधे की जरूरत नेचुरली भी काफी पूरी होने लग जाएगी, क्योंकि उसकी दूसरे के साथ उतनी इंटेंस फाइट नहीं चल रही, दोनों प्लांट्स में एक डिस्टेंस है। इससे उसमें झाड़ ज्यादा आएगा, जिससे कम पौधों पे भी ज्यादा झाड़, माने पैदावार या तो उतनी या ज्यादा। ये रेजिलियंस है। ओके, तो हम ऐसे एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज अपना लें। तो यही वहां पे मैंने उदाहरण दे दिया। आई होप ये भी समझ आ गया आपको, ये पॉइंट भी समझ आ गया। रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट इंड्यूस्ड हेल्थ, जलवायु के बदलने की वजह से आज आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा हो जाता है, माहौल कैसा हो जाता है। जैसे कि आप महानगरों की बात करिए तो गर्मियों के दिनों में हीट ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से ही लगातार हीट स्ट्रोक्स आ रहे हैं लोगों को, हीट वेव्स चलती हैं।
तो फिर ऐसे में क्या हमें ऐसे एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे कि हम अडेप्ट करें अब इसके साथ? ये सच है, इस सच के साथ जीना पड़ेगा। स्किन पे क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं, फिर लंग्स से जुड़ी तमाम बीमारियां पैदा हो चुकी हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। आज आप देख सकते हैं अस्थमा, एलर्जीज, दे आर कॉमन। बहुत हेविली अल्टरेशन हो रही है वेजिटेशंस में, ग्रोइंग साइकिल्स में, और अल्टरेशंस हो रही हैं आपकी बॉडी में भी इसी के मुताबिक। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सेहत पर असर पड़ रहे हैं, उससे जुड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि आप अडेप्ट कर सकें उसके साथ। वृद्धों को ज़्यादा नुकसान होगा, ओल्ड एज को, और ज़्यादा नुकसान होगा बच्चों को। तो आप ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करिए कि आप उनकी रेगुलर काउंसलिंग, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करें, रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। तो देश भर में आपने देखा नहीं, रेवोल्यूशनरी स्केल पर टेस्टिंग लेबोरेटरीज बढ़ा दी गई हैं। तमाम इंश्योरेंस कंपनीज ने ये पैकेज ही कर लिया कि आप साल में 1 हेल्थ चेकअप या 2 हेल्थ चेकअप हमसे ले सकते हो। और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी को, चाहे वो ओल्ड एज हैं, बच्चे हैं या आप सब हैं, सभी को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए, कराई जाए, ताकि बचा जा सके। आई बात समझ में? तो इन चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश हो रही है। तो ये जितने भी हम एडेप्टेशन एफर्ट्स करेंगे, तो क्या वो काउंट नहीं होने चाहिए कि हम ग्लोबली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की जो मार है उससे लड़ने के लिए? तो एक हेल्थ इम्पैक्ट को, एक एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उससे जुड़ी सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आ रहे इम्पैक्ट को, और एक पानी की कमी जो हुई है, इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई एज अ कॉमन अडेप्टेशन गोल किया गया, और उस पर काम करिए तो उसे क्लाइमेट के अगेंस्ट फाइट माना जाएगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? दिस द अडेप्टेशन। मिटिगेशन तो हमने करना ही करना है, मतलब वो तो चलना ही चलना है। क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई ये आपने कॉमन अडेप्टेशन गोल लिए, अच्छी बात है। क्रिटिक्स यही कहते हैं कि देखिए, आप कोल को फेज आउट बोलिए या फेज डाउन बोलिए, कुछ बोलिए, टाइम लिमिट या टारगेट नहीं रखेंगे तो दोनों ही क्या है? वेस्ट ऑफ दैट थिंग्स। दोनों वेस्टफुल बातें हैं। कोई टारगेट नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं, तो लगे रहो बस, है ना, बजाते रहो झुनझुना। अच्छा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं ट्रांजिशन अवे, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई टारगेट नहीं, लगे रहो। क्रिटिक्स का ये कहना। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अडेप्टेशन गोल आप ले आए। अलग अलग मुल्क अडेप्टेशन में कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं, मेजर कैसे करेंगे? हाउ विल यू मेजर कि प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, कुछ अचीवमेंट हो रहा है कि नहीं? वो कह रहे हैं कि इन गोल्स को लेके आए, ठीक है, वर्क प्रोग्राम को ज़्यादा एफर्ट्स ये करने चाहिए थे कि गोल्स मेजर हों कि अचीव हो रहे हैं कि नहीं। इंडिकेटर लेके आओ कि हम किन इंडिकेटर से ये मेजर करेंगे कि हाँ, वाटर स्कार्सिटी वाला गोल अचीव हो रहा है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन वाला गोल अचीव हो रहा है। जैसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे जुड़े इंडिकेटर हैं। लिटरेसी एक इंडिकेटर के तौर पर चुना गया, एग्जाम्पल के तौर पर। तो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं आप, औरतों को, पुरुषों को पूछते हैं आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, तो वो जब बताते हैं, एक इंडिकेटर के आगे आप लिखते हैं कि इनकी शिक्षा का स्तर ये है, उस आधार पर आप ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट है या नहीं। मेरी बात समझें आप? फिर आप गरीबी का स्तर पूछते हैं, उस आधार पर आप पता करते हैं। इंडिकेटर के हिसाब से ही मेजर होता है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो यही कह रहे हैं कि ये गोल अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इंडिकेटर फाइनलाइज करते हैं ना आप, तो उन इंडिकेटर्स के आधार पर हम मेजर करते हैं। ग्लोकी साहब को फिर वो डाटा देना पड़ना था कि हमने अपनी एडेप्टेशन एफर्ट्स किए और इंडिकेटर्स पर हम यहाँ खड़े हैं, तो उसी के आधार पर तो आगे बढ़ता है ये काम। तो वो कह रहे हैं अभी बहुत चूके हुए हैं अपन, क्योंकि अभी तो वर्क प्रोग्राम ने गोल ही आइडेंटिफाई किए, इंडिकेटर की तरफ तो गए नहीं, और इतने में तो लुढ़क जाना उन लोगों ने जो ऑलरेडी सेहत, पानी की किल्लत और बाकी चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो क्रिटिक्स सेज नीड इज टू आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स टू मेजर प्रोग्रेस ऑन ईच ऑफ द ग्लोबल गोल्स। और सेकंड वो कह रहे हैं कि अडेप्टेशन एग्रीमेंट लैक्स फाइनेंशियल प्रोविजंस, बाहरी कमी है फाइनेंसेस की, उसके बिना तो होना ही नहीं। फाइनेंशियल कमिटमेंट करिए तभी कुछ होगा। कंट्रीज को कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा इन फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। अच्छा, अगला है ऑयल एंड गैस डीकार्बोनेशन चार्टर। इस बार एक डीकार्बोनेशन चार्टर आया। क्या है ये डीकार्बोनेशन चार्टर? दुनिया भर की ऐसी 50 नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज ने आपस में मिलकर के एक प्रतिज्ञा ली, और वो प्रतिज्ञा क्या थी कि वो डीकार्बोनाइजेशन करेंगे इस ग्लोब को। कार्बन दे रहे हैं तो वो कार्बनाइजेशन, कार्बन नहीं दे रहे हैं या हटा रहे हैं तो डीकार्बोनाइजेशन। तो इसके लिए उन्होंने साइन किया डीकार्बोनाइजेशन चार्टर। ये 50 कंपनियां पूरे देश के अंदर 40% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब पूरे दुनिया में
पूरी दुनिया में जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसका 40% इन कंपनियों से हो रहा है। So the national or the international companies commanding the 40% of the global production, they have signed the decarbonization charter in the COP28. इसके लिए 3 लक्ष्य रखे उन्होंने, 3 एम रखे। कैसे काम करेंगे? फर्स्ट एम, 3 एम्स में से पहला, फर्स्ट, टू अचीव नेट जीरो एमिशंस इन ईच कंपनीज डायरेक्ट ऑपरेशंस बाय और बिफोर 2050। हम जो भी अपनी कंपनी में जो भी ऑपरेशन करेंगे प्रोडक्शन से एसोसिएटेड, बी इट एनीथिंग, हम 2050 से पहले या 2050 तक नेट जीरो एमिशन में आ जाएंगे। और नेट जीरो एमिशन हम जानते हैं कार्बन न्यूट्रल, कि जितना एमिशन हम कर रहे हैं उतना ही हम या तो रिमूव कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब नेट जीरो। 2050 तक या उससे पहले हम ये कर लेंगे हमारे ऑपरेशंस में, फर्स्ट। सेकेंड, टू अचीव नियर जीरो मीथेन लीकेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस बाय 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन एक शॉर्ट लिव्ड गैस है, बट ये हेविली मोर पोटेंट है देन द कार्बन डाइऑक्साइड। और जितनी भी इस समय में मैन मेड कॉन्ट्रीब्यूटेड मीथेन है ग्लोब में, उसका 25% ऑयल एंड गैस सेक्टर के द्वारा ही कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के दौरान जो मीथेन लीकेज होती है, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने एफर्ट्स करके इसे ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे, कि नहीं होगी मीथेन लीकेज। ये दूसरा एफर्ट उनका डिकार्बोनाइजेशन चार्टर का। तीसरा उनका एफर्ट, तीसरा एम है टू अचीव जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 2030। तो कोई भी आप ऑयल एंड गैस प्लांट देखेंगे, उनकी एक बड़ी सी चिमनी में ऊपर एक नीली सी आग जलती रहती है, उसे हम कहते हैं फ्लेयर गैस। फ्लेयर गैस क्यों? जब जमीन के नीचे घुस करके आप तेल निकालने जाते हैं, गैस हल्के होने के कारण तेल से ऊपर होती है, तेल से ऊपर होती है। तो अब आपको तो निकालना है तेल, गैस ऊपर मिल गई, तेल नीचे, गैस को स्टोर कहाँ करेंगे? कैप्चर कर भी लें अगर तो गैस भी यूजफुल है, पर कहाँ रखेंगे? आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। तो तेल निकालते हैं, उसके ऊपर ऊपर वाली गैस को जला करके फ्लेयर के वाया खपत कराते रहते हैं। तो वो प्लांट देखिएगा, वो गैस चलती रहती है दिन रात, वो मशाल जलती रहती है। तो कितना गैस जा रहा है एटमॉस्फेयर में उस फ्लेयरिंग के वाया। तो 2030 तक जीरो फ्लेयरिंग का वादा किया है इन्होंने, कि जीरो कैसे भी कैप्चर करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर जला करके नहीं फेंकेंगे, फ्लेयरिंग नहीं करेंगे अब हम। ओके, तो 3 चीज़ें, कि अपने ऑपरेशंस में 2050 या उससे पहले तक हम नेट जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। हम ऑयल एंड गैस जब प्रोड्यूस करते हैं उन दौरान जो लीकेज होती थी मीथेन की, उसे 2030 तक हमारी कोशिश है कि हम ज़ीरो कर देंगे। और जो फ्लेयरिंग के रूप में हम रूटीनली फ्लेयर करते हैं, वो 2030 तक हम ज़ीरो कर देंगे। ये है डिकार्बोनाइजेशन चार्टर। लेकिन क्रिटिक्स क्या कहते हैं? कहते हैं फिर वही पंगा, 40% ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज ने ये साइन किया, रेस्ट 60% अभी भी धड़ल्ले से बिना नेट जीरो एमिशन के प्रोड्यूसन करती रहेंगी, मिथेन लीकेज होता रहेगा और फ्लेयरिंग जारी रहेगी। तो 60% कंट्रीज जिनके जिम्मा ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, वो तो बाहर हैं इससे। पर पॉजिटिव आदमी कहते हैं 40% ने तो करा ना भाई कमिटमेंट, इसको 45 उनको कहेंगे आप नहीं आ रहे भाई, क्या प्रॉब्लम? क्योंकि भाई डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये सब कंट्रीज में वो कंपनी है, वो नहीं ना घुस के ऐसे वादे कर सकती, ठप हो जाएंगी उनकी सरकारें, मुंह पुट्ठे हाड़ की चपेड़ेंगी, क्या बोल गया वहाँ पे। आएंगी धीरे धीरे। भाई एक बस तो बनाओ, 4 यात्री हैं, 40 सीटें रखो, 36 और चढ़ाएंगे। अब बस नहीं बनाई कुछ भी नहीं, क्योंकि ये कह के कि सारे यात्री चढ़ें तो बस बनाए, अचानक से सारे यात्रियों ने मूड बना लिया कि चढ़ेंगे, बस किधर है बताओ। तो कोई चीज़ पहले शुरू करते होते हैं, जैसे पढ़ना शुरू करो, वॉक शुरू करो, कुछ भी शुरू करो, फिर धीरे धीरे वो एनरिच होता है, इंप्रूव होता है, बिग होता है। अब बिग हो तो उसी दिन से करें, तो वो तो कुछ नहीं होता फिर। ओके, तो पॉजिटिव माइंडेड लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल स्टॉक टेक कॉप 28 इस बार का 2023 का पहला इवेंट था, जब 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद ग्लोबल स्टॉक टेक लिया जाना था। तो क्या किया गया? सो ग्लोबल स्टॉक टेक दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस इज एट रिस्क, ये कहता है स्टॉक टेक। वो क्या है? फर्स्ट टाइम COP28 took stock of how the international community has collectively reduced its greenhouse gas emissions since the Paris Agreement in 2015. The world is way behind and the 1.5 degree Celsius warming limit. And नहीं,
द वर्ल्ड इज वे बिहाइंड द 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग लिमिट। हम इससे बहुत पीछे हैं। अब ये फैक्ट निकल के आया है इस बार। कहानी खत्म। स्टॉक टेक में मेन यही है, बाकी स्टॉक टेक में वो सारा है जो पढ़ा रहा हूं इतने दिन से। ओके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जो कह रहे थे वो मैंने पहले भी बता दी चीजें, कि उन्होंने कहा कि कार्बन स्पेस से निकल जाइए आप, वो तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा। इसके अलावा क्या कहा, तो हमारे पीएम मोदी फ्रॉम इंडिया ऑफर टू होस्ट द 33rd एडिशन ऑफ द कॉप इन इंडिया, दैट इज इन 2028, कि 2028 वाला कॉप हम होल्ड करना चाहते हैं। ये दूसरा कॉप होगा भारत में 2002 के बाद। ओके अगर हुआ, क्योंकि प्रक्रिया क्या है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जितनी भी सिग्नेटरीज हैं उनकी अनुमति की जरूरत है, फिर वो कॉप हमारे यहाँ होगा। ओके अगर हुआ तो दूसरा होगा। अच्छा इंडिया एडवोकेट्स, क्या एडवोकेट इंडिया ने कहा जो हम कर रहे हैं ग्लोब करे पूरा, वो क्या है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, इंडियाज ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ये क्या है, ये नॉन कमर्शियल एफर्ट है टू क्रिएट अ कार्बन सिंक। मतलब कि कंपनीज, कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंपनीज वॉलेंटरली, आप उन्हें कोई पैसा नहीं देंगे, उनको कुछ नहीं देंगे, वो वॉलेंटरली ये कर रहे हैं कि हम पेड़ लगाना चाहते हैं, हम खराब हो चुके पेड़ों को रेजुविनेट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें वेस्ट लैंड, वेट लैंड, ऐसी सारी जगहें ऑफर करिए कि वो वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ कर सकें। आई बात समझ में। ये हमारा ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव होगा कि हम उन्हें ग्रीन क्रेडिट ही इशू करके दे रहे हैं बस। ये कमर्शियल नहीं है कि वो उन्हें कहीं व्यापार में इस्तेमाल में ला पाएँ या कुछ भी है, ये उनके अपने लेवल पर वॉलेंट्री एफर्ट्स हैं। तो अगर ग्लोबल लेवल पर इसे अपना लिया जाए तो ग्लोबल लेवल पर सारी कंपनीज अगर वॉलेंटरली इस तरह से नहरों के किनारे या सभी वेस्ट लैंड पर या खराब हो चुके जंगलों को अगर रीइंस्टेट करने का एफर्ट्स करने लग जाते हैं तो इसका बेअंत लाभ होगा, और हम उनके इन वॉलेंट्री एफर्ट्स को किसी ना किसी मैनर में एक्नॉलेज कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज। आई बात समझ में। ये उन्होंने प्रपोज किया है कि भारत से वर्ल्ड ये क्यों ले सकता है, ये एक राह ले सकता है। ओके हमने COP 28 हर मायने में हर तरह से आपको कवर करा दिया। अब आप कहीं से भी इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका दस्तावेज की ये जो कुछ लाइनें हैं, आपको हमेशा अकेले में बैठ करके पढ़ें, किसी की मदद के बिना पढ़ें, आपको सब समझ में आएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तो मिल जाएं वो लाइनें भी पता नहीं कहाँ चली गई। रुकिए एक सेकंड, चलते ही रहने दो वीडियो। हाँ जी, देखिए अगर आप इस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, ये वहीं से निकला। क्या लिखा है इसमें, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, सारा क्लियर है। पॉइंट ए, ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली एंड डबलिंग द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बाय 2030। बी, एक्सेलरेटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द फेज डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल पावर। C, accelerating efforts globally towards net zero emission energy systems, utilizing zero and low carbon fuels well before or by around mid-century. D, transitioning away from fossil fuels in energy systems in a just, orderly and equitable manner, accelerating actions in this critical decade so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science. Accelerating zero and low emission technologies including inter alia जैसे renewable, nuclear, abatement and removal technologies such as carbon capture and utilization and storage, particularly in hard to abate sector. जिन सेक्टर्स में अबेट नहीं कर सकते हैं, हमने फॉसिल फ्यूल्स यूज़ ही करने हैं, वहाँ पर फिर ये सब यूज़ करो, कम से कम उसके असर को तो घटा दो। एंड लो कार्बन हाइड्रोजन यूज़ करो। लो कार्बन हाइड्रोजन क्या है, आप पानी को तोड़ते हैं। पानी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O है ना, यही होता है ना पानी, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो आप पानी को तोड़िए, आपको हैं 2 हाइड्रोजन H2O, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, आप पानी को तोड़िए, आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन ज़बरदस्त फ्यूल का काम करता है, लेकिन इसको क्या कहेंगे हम, ये तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने में भयंकर एनर्जी लगती है। आई बात समझ में, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। तो किसी भी चीज़ को तोड़ना, किसी भी चीज़ को ये करना, ये जैसे लाइसिस, तो ये पानी से जुड़ा है, इट इज़ हाइड्रोलाइसिस, उसमें बहुत एनर्जी लगेगी। और फिर वो भी अगर आप
कोयला जला के, तेल जला के, कुछ जला कर के वो एनर्जी ले रहे हो और फिर पानी को तोड़ के हाइड्रोजन निकाला, फिर उस हाइड्रोजन से कार चलाई, फ़ायदा क्या? कहानी तो वही आ गई, फ़ायदे कहाँ हुए? तो ये बोला गया कि वर्ल्ड कोशिश करेगी ऐसे फ्यूल्स पे शिफ्ट हो जैसे हाइड्रोजन। तो किसी को बोला कि आपका कंसर्न भी आंसर करते हैं, रुको। कहते हैं ये हाइड्रोजन पानी तोड़ के ही निकालेंगे, लेकिन पानी तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज़ करेंगे ना, जैसे कि बिजली, वो बिजली नॉन कार्बन सोर्सेज यानी कि ग्रीन सोर्सेज से पैदा करेंगे, यानी कि विंड या सिंपल विंड या सोलर एनर्जी को यूज़ करके पानी को तोड़ो और उससे निकले हाइड्रोजन को आगे यूज़ करो। इसको कहते हैं लो कार्बन हाइड्रोजन। व्हाट इज लो कार्बन हाइड्रोजन? पानी तोड़ के हाइड्रोजन लिया, पानी तोड़ने के लिए लगी बिजली। बिजली कहाँ से ली? कोयला, तेल या गैस जला के नहीं, विंड या सोलर एनर्जी से। दैट इज लो कार्बन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी मदद से तोड़ा हमने पानी, पानी से निकाला हाइड्रोजन और उस हाइड्रोजन को यूज़ किया एज अ फ्यूल। इट इज़ लो कार्बन हाइड्रोजन। इसको बढ़ाइए, ये कहा गया है कि इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ओके, तो मतलब ये एक छोटा सा दस्तावेज था। अब आपको पानी की तरह समझ आ रहा है क्योंकि आपने विस्तार से सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ लिया है। एक्सेलरेटिंग एंड सब्सटेंशियली रिड्यूसिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ग्लोबली, इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर मीथेन एमिशन बाय 2030। Accelerating the reduction of emissions from road transport in a range of pathways, including through development of infrastructure, expressways बनाइए, सारी चीज़ें है ना, वो seamlessly चलें, ज़्यादा स्पीड पे चलें, कम स्पीड पे क्यों चलें। So including through development of infrastructure and rapid deployment of zero and low emission vehicles. इलेक्ट्रिक की तरफ आइए और हायर एमिशन नॉर्म्स। नेक्स्ट वन, phasing out inefficient fossil fuel subsidies that do not address energy poverty और जस्ट ट्रांजिशन एज सून एज पॉसिबल। तो जो आप सब्सिडीज़ देते हैं एनर्जी के ऊपर, जैसे कि तेल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर या केरोसिन या गैस के ऊपर, उनको जल्दी जल्दी ख़त्म कर दीजिए, जो किसी भी तरह से एनर्जी पॉवर्टी को दूर नहीं कर रही हैं या फिर एनर्जी ट्रांजिशन में मदद नहीं दे रही हैं। ऐसी सब्सिडीज़ ख़त्म कर दीजिए। ये इन चीज़ों के कंटिन्यूस यूज़ को अदरवाइज बनाए रखेंगी। ओके, एवरीथिंग इज़ डन। अब इस पूरी सीरीज़ के दौरान जो छोटी छोटी टर्म्स या कोई छोटे छोटे मेजर्स या छोटी छोटी प्रोग्राम पॉलिसीज़ हमने पढ़े थे, हालांकि मैंने साथ के साथ भी समझा दिए थे, लेकिन 10-15 मिनट के छोटे छोटे क्लिप उन पर बनाएंगे, आते रहते हैं वो। पर हमारी सीरीज़ कंप्लीट। दिस इज़ डन। थैंक यू सो मच।